गुड इवनिंग गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। पिछले भाग में हमने पढ़ा था चक्रवृद्धि ब्याज अगर 2 वर्षों के लिए हो तो, यानी कि 2 वर्षों पर आधारित प्रश्नों को हमने सीखा था पिछले भाग में। और इस भाग में हम उन्हीं प्रश्नों को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो अगर पिछले भाग में जो हमने पढ़ा था वो हमने केवल सिंपल चीज़ें पढ़ी थी चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में, कि अगर हमारा मूलधन दिया जाए P, वहाँ पर क्या लगता था, यानी कि जो ये 2 डंडे दिखाते थे, ये पहले साल के लिए था और ये दूसरे साल के लिए। यहाँ पर रेट अपना कार्य करता था, और रेट सबसे इम्पोर्टेंट बात, रेट हमेशा किस चीज़ में दी होती है, परसेंटेज में। यानी कि आपके धन पर जो भी आपका चार्ज है, आपके हर 100 रुपये पर कितने रुपए की दर से आप उससे चार्ज वसूलते हैं, उसे क्या कहते हैं, रेट। और अगर हमें रेट सीखनी है तो उसके लिए हमें सबसे पहले किस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, परसेंटेज का। अब परसेंटेज में ज़्यादा वैल्यू हमें याद नहीं रखनी है, हमें केवल 2-4 वैल्यू का पता होना चाहिए इस चैप्टर के बेस। अगर मैं इस चैप्टर के रेस्पेक्ट में बोलूँ तो हमें केवल कुछ ही वैल्यूज याद रखनी है। जैसे कि अगर मैं 100% बोलूँ, 100% बोले तो 1। अगर मैं इसी को दोनों तरफ से 2 से डिवाइड कर दूँ तो ये कितना बच जाएगा, 50%। और इधर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। अगर इसको भी मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25%। और इधर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4। अगर फिर हम दोबारा से इसको 2 से डिवाइड करें तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, 12.5%। इधर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/8%, 1/8। ठीक है। और अगर इसी चीज़ को, ये तो था 2 से डिवाइड करने पर, 2 से डिवाइड करने पर हो रहा था। अगर हम इसी चीज़ को 3 से डिवाइड करने लगे, 100 को अगर हमने 3 से डिवाइड किया तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, 33 सही 1/3%। और इधर वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3। तो ये केवल याद करने का तरीका है इसको। अब अगर मैं इसी को 2 से गुणा करना चाहूँ तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी। अब जो भी वैल्यू आएगी, सपोज कीजिए आपको यहाँ पर वैल्यू प्राप्त करनी है कि इधर तो क्या हो जाएगी, 2/3, और इधर क्या हो जाएगी, 66 सही 2/3%। यानी कि केवल एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ये गुणा भाग हो रही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और रेट हमेशा किस चीज़ में काउंट होगी, परसेंटेज में। और परसेंटेज की हमें दोनों वैल्यू पता होना चाहिए। ये तो इसकी परसेंटेज वैल्यू है और ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। ये इसकी क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू। हम बात कर रहे थे मूलधन की। आपने जो भी धन दिया उस पर 2 वर्षों के लिए रेट अपना कार्य कर रहा था। अब ये रेट हमेशा क्या होगी, या तो फिक्स होगी या क्या होगी, रेट अलग अलग, यानी कि वेरिएबल। मतलब पहले वर्ष के लिए अलग अलग का मतलब है कि पहले वर्ष के लिए रेट कुछ और हो और दूसरे वर्ष के लिए रेट कुछ और हो। यहाँ से होता है। अब इस धन पर ब्याज जो यहाँ पर लगेगा वही यहाँ पर भी लगेगा। लेकिन जब हम दूसरे वर्ष पर पहुँचते हैं तो हमें 2 धन दिखाई देते हैं। यानी कि पहला ब्याज तो आप अपने मूलधन पर लेंगे और दूसरा ब्याज जो ब्याज लगा था उस पर लेंगे। यानी कि अब जो ये ब्याज आएगा B, ये किस चीज़ पर लग रहा होगा, ये हमारे ब्याज पर लग रहा होगा। और किस परसेंटेज पर, उसी परसेंटेज पर जिस परसेंटेज पर यहाँ पर कार्य हो रहा होगा। अब जो ये हमारा ब्याज आया है, ये क्या है, ये पहली लाइन तो मैंने बताई थी किस चीज़ की, सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज की। किस चीज़ की बताई थी, साधारण ब्याज की। और जो ये लास्ट वाली लाइन थी, ये क्या था, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। बोले तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हमें किस लाइन में देखने को मिल रहा था, तीसरी लाइन में। और ये पूरा क्या था, ये पूरा जो भी सिस्टम यहाँ पर था, ये पूरा क्या था, ये था CI। यानी कि अगर मैं लिखूँ CI = 2A + B। और अगर मैं यहीं से सिंपल इंटरेस्ट को निकालना चाहूँ तो सिंपल इंटरेस्ट खाली 2 वर्षों के लिए क्या है, ये पहली लाइन हमारी सिंपल इंटरेस्ट है। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है, 2A। और वही बात CI - SI, ये क्या बच रहा है हमारा, B, यानी कि इनका अंतर। तो
तो इतनी बातें हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे और मैंने 2 वर्षों पर आधारित प्रश्नों को भी करा दिया था। तो इस भाग में हम 2 वर्षों पर आधारित कुछ अन्य प्रश्नों को देखेंगे। जैसा कि मैंने लिखा ही है कि हमारी रेट फिक्स भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है। तो एक प्रश्न हम अगर हमारी रेट अलग अलग हो, फिक्स रेट वाले प्रश्न तो हम पिछले भाग में कर चुके थे। अब आइए देखते हैं कि अगर रेट अलग अलग आ जाए तो ऐसे प्रश्नों को कैसे हल किया जाएगा। अगर दर अलग अलग दे दी जाए तो ऐसे प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। 2 वर्षों के लिए कोई व्यक्ति अलग अलग दर पर धन उधार देता है। यदि पहले वर्ष के लिए दर, जो पहले वर्ष के लिए यानी कि इसको R1 मान लेते हैं, वो कितनी दी है 11/1/9%। कितनी दी है 11/1/9%। और दूसरे वर्ष के लिए जो दर दी है यानी कि उसको क्या मान लेते हैं R2, वो कितनी है 12/1/2%। तो वह व्यक्ति 480 रुपये ब्याज के रूप में कमाता है। यानी कि आपको क्या दे दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट, कितना दिया है 480 रुपये, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज का मान कितना दे दिया है 480 रुपये के रूप में कमाता है। तो मूलधन तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। यानी कि अब हमको बताना है कि उस व्यक्ति ने उधार कितने रुपए दिए और 2 वर्षों के पश्चात उसको कितने रुपए प्राप्त होंगे। अब मैंने पहले भी कहा था कि अगर P, A या फिर CI में से अगर हमको कुछ भी निकालना पड़े, इन तीनों को अगर हमें निकालना पड़े, तीनों में से कुछ भी, तो हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है, हमें सक्सेसिव इंक्रीज मेथड अप्लाई करना है। कौन सा सक्सेसिव इंक्रीज मेथड अप्लाई करना है हमको। और उसके अनुसार क्या कहा था मैंने कहा था कि उसके अनुसार हमें सबसे पहले किस चीज़ को देखना है, हमें रेट को लेकर चलना है। अब हमें रेट कितनी दी है इसमें, हमें इस प्रश्न में रेट कितनी दी है 11/1/9%। और अब इसका क्या मान होता है 1/9 और यहाँ पर 12.5%, इसका मान कितना होता है 1/8। अब 1/9 का मतलब क्या होता है, 1/9 का मतलब होता है कि जब भी सक्सेसिव इंक्रीज होगा तो यानी कि वैल्यू कहाँ पर पहुँच जाएगी, यानी कि अगर कोई वैल्यू 9 थी तो वो 1 वर्ष के पश्चात यानी कि जितना भी टाइम सर्किल आपने रखा है वो बढ़कर कितनी हो जाएगी 10। इसका मतलब ये होता है। ऐसे ही यहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाएगा 8 से बढ़कर 9। अब हमें किस चीज़ को लेकर चलना था, सक्सेसिव इंक्रीज मेथड को। अब सक्सेसिव इंक्रीज मेथड को जब हम लेते हैं तो वहाँ पर हम लेकर क्या चलते हैं, P = R⁻T, इतना लेकर चलते हैं। यानी कि जो भी रेट के डिनोमिनेटर में है उसकी वैल्यू हम क्या, उसकी पावर में हम क्या रख देते हैं टाइम। अब हमें यहाँ पर टाइम दिया है कितना 2 वर्ष, कितना 2 वर्ष, 2 वर्ष हमें यहाँ पर टाइम दे दिया है। अब हमें कौन सी वैल्यू लेकर चलनी है, हमें लेकर चलनी है रेट। यानी कि ये बात हुई कौन से पहले साल की और ये बात हुई दूसरे साल की। पहले साल में रेट कौन सी कार्य कर रही थी, पहले साल में रेट कर रही थी ये वाली कार्य। कोई धन अगर 9 रुपये हो तो 1 वर्ष के पश्चात वो बढ़कर कितना हो जाएगा 10 रुपये, कितना 10 रुपये। अगर कोई धन पहले वर्ष में 8 रुपये हो तो बढ़कर कितना हो जाएगा 9 रुपये। तो इस मेथड में जो कटता है उसको काट लो, यानी कि 9 से 9 और 2 5 जा और 2 4 जा 8। अब यानी कि जो आपने धन दिया था वो कितना था 4 और आपको 2 वर्षों के बाद कितना मिला 5, यानी कि कितने की बढ़ोतरी 1 पॉइंट की, 1 पॉइंट की बढ़ोतरी आई पहले से दूसरे साल के लिए। अगर रेट हमारी क्या रही हो 1/9 और 1/8, लेकिन ये 1 पॉइंट क्वेश्चन के अनुसार कितना है 480 रुपये, यानी कि 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आई 1 पॉइंट = 480 रुपीज़। कितने 480 रुपये के बराबर कितना है हमारा 1 पॉइंट। अब हमको निकालना क्या क्या है P और A, यानी कि जो हमने धन दिया था वो कितना दिया था 4 पॉइंट, तो इसका मतलब ये क्या है P
और जो धन हमको वापस मिला वो कितना है 5, यानी कि ये क्या है ए। अब हम लोग देखते हैं, यानी कि अगर हमको P निकालना हो, तो यानी कि P का मान यहाँ पर कितना दिया है 4 पॉइंट्स, यानी कि अब एक पॉइंट का मान कितना है 480 रुपये, यानी कि 4 इंटू 480। अब इसको सोल्व कीजिए, 4 जीरो जा 0, 4 8 जा 32, यानी कि कैरी 3 में चला गया, 4 4 16 और 3 19, यानी कि जो आपने मूलधन उधार दिया होगा वो कितना था 1920 रुपये, यानी कि उस व्यक्ति ने 1920 रुपये उधार दिए थे। अब दूसरे नंबर पर हमको क्या निकालना था ए। अब ए का मतलब क्या है, एक वर्ष बाद कितने रुपए मिले उसको 5 रुपये, यानी कि क्या निकालना है 5 पॉइंट, इसका मतलब होता है ए। अब एक पॉइंट की वैल्यू 480 रुपये, तो यानी कि 5 पॉइंट की वैल्यू 5 इंटू 480। अब इसको गुणा कीजिए, 0 0 और 2 22, यानी कि इतने रुपए 2 वर्षों के बाद इतने रुपए उसको मिल जाएंगे। तो अगर रेट अलग अलग दी हो तो हमें सक्सेसिव इंक्रीज मेथड अप्लाई करना होगा। अब इस मेथड से इतना बड़ा सवाल मात्र 1 2 और 3 स्टेप में सॉल्व हो गया है। ये इतना सा सवाल है और इससे बड़ा तो ये सवाल ही है, इसका जो सॉल्यूशन है वो छोटा सा है, बिल्कुल छोटा सा। यानी कि अगर हमें एग्ज़ाम में समय बचाना है तो हमें कोई भी शॉर्ट मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, चाहे वो कुछ भी हो। अब प्रश्न एग्ज़ाम में कैसा भी आ सकता है, कैसा भी बोले तो वो आपको कुछ भी दे सकता है, केवल 1 वर्षों का ब्याज या फिर उनका अंतर। किसी क्वेश्चन में आपको सपोज कीजिए मूलधन निकालना है, अगर वहाँ पर सपोज कीजिए जो दर दे रखी है वो कितनी दी है 8 सही 1/3%, कितनी 8 सही 1/3%, और आपको टाइम कितना दिया है, सपोज कीजिए आपको टाइम दे दिया है 2 साल, क्योंकि अभी हम केवल 2 साल पर आधारित प्रश्नों को कर रहे हैं। और आपको क्या दे दिया है, आपको दे दिया है सेकंड ईयर का ब्याज, सेकंड ईयर का ब्याज, यानी कि आपको दूसरे साल का ब्याज दे दिया है, सपोज कीजिए 9.1 रुपया, कितने 9.1 रुपया आपको दूसरे साल का ब्याज दे दिया है। अब आपको बताना है कि इस कंडीशन में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यानी कि आपको क्या फाइंड आउट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि इस कंडीशन में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना रहेगा आपको वही फाइंड आउट करना है इस प्रश्न में। अब देखते हैं इस प्रश्न को किया कैसे जाएगा। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि अगर पी ए या फिर सी आई में से कुछ भी निकालना पड़े तो हमें क्या सक्सेसिव इंक्रीज मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, सक्सेसिव इंक्रीज मेथड हमें अप्लाई करना पड़ेगा। और उसके अनुसार हम केवल किस चीज़ पर ध्यान रखते हैं, हम केवल रेट पर ध्यान रखते हैं। अब ये ज़्यादा बड़ा हो गया, यानी कि इस कंडीशन में आपको दर कितनी दी है, रेट इस कंडीशन में दी है आपको 8 सही 1/3%। अब इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/12, कितना 1/12। इस कंडीशन में हमें क्या मानना पड़ेगा, P r⁻t, यानी कि जो भी रेट का डिनोमिनेटर होगा उसकी पावर क्या t। अब रेट का डिनोमिनेटर क्या है 12 और टाइम कितना है 2 साल, तो यानी कि P 144 पॉइंट, ये हम क्या कर लेते हैं मान लेते हैं, ये हमने क्या कर लिया मान लिया। अब 144 रुपये दिए थे कितने साल के लिए 2 साल के लिए, उसमें रेट कितना था 1/12, यहाँ पर भी 1/12। अब पहले साल के लिए क्या कहानी रहती है, यानी कि अगर हम पहले बार में देखें तो हमें केवल एक धन दिखाई दे रहा है 144 रुपये, लेकिन जब हम दूसरे साल पर आ जाते हैं तो रेट तो वही कार्य कर रहा है, तो यानी कि आपको मूलधन दिखाई दे रहा था 144, और जब वहाँ पर रेट ने कार्य किया तो ब्याज कितना लगा
12 पॉइंट। अब एक धन और दिखाई दिया, वो कितना है 12, यानी कि रेट ने फिर कार्य किया, यानी कि 1 रुपया। अब इस कंडीशन में जो टोटल ब्याज है किस ईयर का, सेकंड ईयर का, यानी कि दूसरे साल का ब्याज कितना है 13 पॉइंट। हमारे अनुसार 13 पॉइंट है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 13 पॉइंट नहीं है, इतना है, तो यानी कि 13 पॉइंट इजिकल टू 9.1 रुपीज़। तो एक पॉइंट का मान कितना आया 0.7, कितना है 0.7। इसको काटने पर 0.7। अब हमें किस किस चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 12 12 24 और 25, कितना है 25 पॉइंट। और एक पॉइंट की वैल्यू कितनी है 0.7। तो यानी कि जब हम काउंट कर लेंगे, इसको काउंट करने पर कितना आया 17.5 रुपये। तो जो टोटल डिस्काउंट हमें प्राप्त हुआ वो कितना हुआ 17.5 रुपये। और फिर हमको दूसरे नंबर पर क्या चीज़ प्राप्त करनी थी, मूलधन। अब मूलधन कितना है मेरे पास 144 पॉइंट, हम मानकर चले थे 144 पॉइंट। अब एक पॉइंट की वैल्यू कितनी, एक पॉइंट की वैल्यू कितनी, इतनी। तो यानी कि गुणा कितने से कर लो, अब इसको काउंट कर लो, तो यानी कि वैल्यू कितनी आई 8 रुपये। यानी कि उस व्यक्ति ने 100.8 रुपये उधार दिए होंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न भी एग्जाम में आ जाते हैं, यानी कि वो आपको कुछ भी दे सकता है। जो भी वो कहानी बनी थी, क्या बनी थी, यानी कि कोई आपका मूलधन होता था, उस पर कोई आपकी रेट कार्य करती थी 2 वर्षों के लिए, ठीक है। वहाँ पर ब्याज लगता था ए और इस पर भी ब्याज लगता था बी। यानी कि वो आपको कुछ भी पूछ सकता है। वो सपोज कीजिए आपको साधारण ब्याज दे दे, क्या दे दे साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज का यहाँ पर मान क्या होता है 2a, और सपोज कीजिए वो आपको क्या दे दे अंतर, दोनों ब्याजों का अंतर, इसकी वैल्यू क्या होती है b। अब टोटल अगर मैं बात करूँ सी आई की, तो इस कंडीशन में टोटल सी आई कितना है 2a प्लस b। अगर साधारण ब्याज की बात की जाए इसी कंडीशन में, तो वो कितना है 2a। और अगर इन दोनों को मैं घटा दूं, आप यहीं से घटाकर देखिए कितना आएगा CI माइनस SI, कितना आया 2a से 2a कैंसिल, तो कितना आया केवल b। यानी कि तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई यहाँ से किया जा सकता है। अब वो आपको कुछ भी दे सकता है। वो सपोज कीजिए आपको मूलधन दे दे, या फिर पहले साल का ब्याज दे दे, या दूसरे साल का ब्याज दे दे, या फिर इन ब्याजों का अंतर दे दे। वो कुछ भी दे सकता है, साधारण ब्याज भी दे सकता है। उन्हीं तीनों कंडीशन को यूज करके हमें कुछ भी फाइंड आउट करना आना चाहिए। अब अगर रेशियो की बात करें, तो रेशियो क्या है, आपका साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष के लिए समान रहेगा, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष के लिए समान रहेगा। लेकिन अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूं, तो पहले साल तक तो ठीक था, पहले साल तक केवल CI किसके बराबर होता है SI के, केवल ये कंडीशन फॉलो करेगी पहले साल के लिए, यानी कि पहले वर्ष दोनों चीज़ें समान रहती हैं। लेकिन जैसे ही दूसरा वर्ष आएगा, हमेशा क्या कंडीशन रहेगी, SI छोटा बढ़ जाएगा और CI बड़ा, यानी कि CI बढ़ने लगता है, CI बढ़ने लगता है। और एक समय आते आते बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। जब कोई लोन लेता है, अब जो भी कोई व्यक्ति लोन लेता है, उसको शुरुआत में पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है, लेकिन जब धीरे धीरे बढ़ता है, यह बहुत बुरी तरीके से बढ़ता है और लोन
इसीलिए बैंक का लोन बहुत ज़्यादा घातक रहता है, क्योंकि वहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज यूज होता है। कौन सा? आपके धन पर क्या लगाते हैं वो? चक्रवृद्धि ब्याज। यानी कि पहले साल तक तो दोनों कंडीशन क्या रही? CI और SI बराबर रहते हैं, लेकिन जैसे ही दूसरा साल लगे वहाँ पर क्या होने लगती है? CI हमेशा बढ़ने लगता है, और उससे अगले साल जाओगे तो और बढ़ेगा। अब ये चीज़ें हमें बाद में, ये चीज़ें हमें कल की क्लास में पता चलेंगी, क्योंकि कल हम जो पढ़ेंगे, कल क्या पढ़ेंगे हम? क्वेश्चन बेस्ड ऑन 3 इयर्स। अब 3 साल पर आधारित प्रश्नों को जब हम देखेंगे, चीज़ें और ज़्यादा बढ़ेंगी, यानी कि जो ब्याज है जो ब्याज है अगले साल वो और भी ज़्यादा लगेगा। अब सेकंड ईयर का ब्याज तो थोड़ा कम है, लेकिन जब 3 साल बाद आएंगे तो वो ब्याज और ज़्यादा बढ़ेगा, 4 साल बाद और ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसी प्रकार चीज़ें बदलती रहती हैं, इसीलिए लोन के समय चक्रवृद्धि ब्याज जब यूज होता है तो बहुत बुरी तरीके से पड़ता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको हमारा लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर आप लोगों को हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए।